स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 का ज्योग्राफी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एनुअल मोड एग्जामिनेशन के लिए या फिर कह लीजिए कि टर्म 2 2021-22 के लिए इसका सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं बच्चों। तो पैटर्न में देखिए टाइमिंग है 2 घंटे की, मैक्सिमम मार्क्स है 35 एंड क्वेश्चन जो है वो 5 खंड में आपको विभाजित है, का, खा, गा एंड लास्ट। तो खंड का में जो है वो आपको 1 से 3 यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 2 into 3, ठीक है। और खंड खा में आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 है स्रोत आधारित, जो कि आपका 3 मार्क्स का है। खंड गा में आपके 5 और 6 यानी 2 क्वेश्चन है जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। एंड खंड गा में आपके 7 से 9 यानी कि 3 प्रश्न है। और देन लास्ट है एक मैप बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका 5 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आपके ये हो जाते हैं 35। अब हम देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जो पूछे गए वो किस तरह से पूछे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा खंड का है। इसमें आपके 2 मार्क्स के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है ज्वार भाटा के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए अब कई बच्चों को विवेचना का अर्थ नहीं पता होगा, तो यहाँ पर बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ज्वार भाटा का जो महत्व है हमें ये बताना है। इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है टाइड की, ज्वार भाटा की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको यहाँ पर समझाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको जो आंसर है वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला प्रश्न ऑप्शन लिखेंगे कि नदमुख। नदमुख यानी कि जहां पर जो समुद्री जहाज होते हैं जो एंट्री लेते हैं, जहां से वहां पर जो समुद्री जहाज है वो आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। मछली पकड़ना काफी आसान हो गया है क्योंकि जो नाविक होते हैं वो ज्वार के साथ समुद्र में अंदर चले जाते हैं और भाटे के साथ समुद्र से बाहर आ जाते हैं। तो ये मछली जो पकड़ना था वो काफी इससे आसान हो गया है। ज्वार भाटे की वजह से जो धाराएं होती हैं, ठीक है, जब वो समुद्र के आसपास के किनारे आ जाती हैं तो हमें बहुत सी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो समुद्री किनारे पर प्राप्त होती है, जैसे शंख, सीप, घोंघे इत्यादि। ये काफी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं। जो तटीय नगर होते हैं यानी कि नदी के आसपास, समुद्र के आसपास के जो नगर होते हैं वहां की जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, वो इसकी वजह से साफ हो जाता है। और आपको पता है कि जल का निर्माण हम किसमें करते हैं, विद्युत निर्माण में। तो उसी तरह से ज्वार भाटे का निर्माण भी, मतलब ज्वार भाटे का जो उपयोग है वो विद्युत निर्माण में भी करते हैं। अब बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार की ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी ज्वार भाटा का महत्व क्या है। देखिए 2 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप इसमें से अगर 4 कोई पॉइंट लिखते हैं, 4 या फिर 3, तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। और बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में दिख रहे होंगे। यहाँ से आप जाके क्लिक करके बहुत सारे जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सैंपल वो सभी यहाँ से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, मृदा का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले मृदा जो है उसकी निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कारण पूछे गए हैं, तो पहला लिखेंगे उच्चावच, दूसरा जलवायु, तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति और फोर्थ है समय। अब देखिए इसमें से 2 पॉइंट, एक उच्चावच एक जलवायु, ये काफी बड़े हैं, तो आप ये 2 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आप उच्चावच, समय और प्रकृति लिखते हैं तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट है। तो सबसे पहले देखते हैं उच्चावच। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में उच्चावच का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल प्रवाह की गति तेज होती है और मृदा के निर्माण में बाधा होती है। उच्चावच वाले क्षेत्रों में नीचे पदिक होता है और मृदा की परत मोटी हो जाती है। उच्चावच यानी कि जैसे मान लीजिए तीव्र ढाल वाले, ठीक है, इस तरह की जो ढाल है यहाँ पे क्या होगा कि जो मृदा है वो सही से यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, और जो समतल मैदान जैसे यहाँ पे मृदा का निर्माण जो वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। दूसरा है जलवायु। जलवायु के विभिन्न तत्व विशेषकर की तापमान तथा वर्षा में पाए जाने वाले विशाल प्रादेशिक अंतर के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाओं का जन्म होता है। जैसे कि आपने जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, पीली मृदा, ठीक है, और ऐसी कई मृदाओं के बारे में सुना, तो वो सभी जो है वो इसी जलवायु के कारण होते हैं। तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति। किसी भी प्रदेश में मृदा निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया तथा इसका विकास वनस्पति की वृद्धि के साथ ही आरंभ होता है। अर्थात जैसे जैसे वनस्पति की वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे पेड़ जैसे आप मान लीजिए कि वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी पकड़ मृदा के साथ में काफी मजबूत हो जाती है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। एंड फोर्थ है मृदा की छोटी सी परत के निर्माण में कई हजार वर्ष लग जाते हैं। ये एक अलग पॉइंट है कि मृदा की अगर आपको छोटी सी परत का भी निर्माण करता है तो उसमें कई हजार वर्ष का समय लग जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी सेकंड में देखिए एक अथवा भी दिया गया है, और अथवा काफी छोटा सा प्रश्न है इसमें कि मृदा संरक्षण के से क्या तात्पर्य है। तो मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी के कटाव को रोककर उसकी उर्वरता को बनाए रखना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, 1 मार्क्स में ये पूछा गया है। अब है कि मृदा के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे 2-3 उपाय बताए गए हैं। पहला है कि 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पर खेती ना करें, अर्थात जो 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली जो भूमि वहां पे खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वो खेती सही नहीं होगी और मृदा का जो है अपरदन होगा। सेकंड है कि ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, यानी कि अगर आपको ढालों पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कुछ इस तरह की जो ढालें होती हैं, यहाँ पे अगर आपको खेती करनी है तो आप सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर खेती कर सकते हैं। फिर है सस्यावर्तन, यानी फसलों को हेरफेर के साथ उगाना अन्य जो मृदा अपरदन रोकने के उपाय में शामिल, अर्थात मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप एक ही फसल को बार बार ना उगाएं, हर फसल को आप हर सीजन में चेंज करते रहिए, इससे मृदा अपरदन काफी कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बच्चों मैं बहुत ही आसानी से आपको सभी पॉइंट समझा रहा हूं, और बच्चों आई बटन को जरूर चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, महासागरीय गर्त किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। व्हाट इज द ओशन थ्रू कॉल्ड? ये महासागरीय गर्त क्या है? अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट है, जैसे 5 पॉइंट है तो आप कम से कम 3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है कि ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। दूसरा, ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। तीसरा है सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों से ये संबंधित होते हैं, यानी कि महासागरीय गर्त क्या है? सबसे गहरे भाग है समुद्र के। उसके बाद ये सक्रिय ज्वालामुखी तथा भूकंप वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। अगर आपको प्लेटों के संचलन को अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको महासागरीय गर्त का अध्ययन करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक लगभग वर्तमान समय में 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में है, 19 अटलांटिक महासागर में है एवं 6 जो है वो हिंद महासागर में है। तो ये है आपका जो महासागरीय गर्त है उसके बारे में सारी बातें। तो क्वेश्चन नंबर 3, आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा महासागरीय गर्त किसे कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आपका जो स्रोत आधारित प्रश्न है इसके बारे में। अब स्रोत आधारित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न के स्रोत को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। 1-1 मार्क्स के आपके इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जैव विविधता के संबंध में है, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछ लेगा कि जैव विविधता क्या है, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान सा है। अब देखिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जैव विविधता क्या होती है। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं, यानी कि एक निश्चित पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीवों की संख्या है, ठीक है, 10, 20, 50, 100 जो भी है, उनकी इस विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि संकटाबंध जो प्रजातियां हैं, ये इससे हमारा क्या अर्थ है। तो संकटाबंध प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित होती हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है, अर्थात ऐसी प्रजातियां जिनकी प्रजातियों का संकट है कि ये लुप्त हो सकती है, खत्म हो सकती हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्स, यानी कि IUCN, एक विश्व की सभी संकटाबंध प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट है यहाँ पे, रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है कि ये जो प्रजातियां हैं ये संकट में है, इन्हें हमें बचाने की जरूरत है। तो जैव विविधता क्या है, संकटबंध प्रजातियां क्या है। अब देखिए ये जो आपका स्रोत है ना, इसमें सिर्फ ये एक प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों प्रश्न आपके इसी स्रोत से पूछ लिए जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रश्न इससे पूछ लिया और 2 प्रश्न जो है वो आपके चैप्टर से संबंधित पूछ लिए, ठीक है। ये जो है वो आपकी वर्ल्ड वाली जो बुक है, वर्ल्ड वाली बुक का चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, ठीक है। जहां तक मुझे पता है आपका जो जैव विविधता वाला चैप्टर है 16 या 15 है। अगला देखते हैं, इसी का 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कि जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए, देखिए 1 मार्क्स का है लेकिन आपको पॉइंट यहाँ पे 3-4 बताए जा रहे हैं, ताकि आप इनमें से कोई भी 1-2 कम से कम 2 याद कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी। जैव विविधता के सम्मेलन के लिए संकल्प में जैव विविधता संरक्षण के कौन से उपाय हो जाएंगे, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, ठीक है, यानी कि 0.5 × 2 = 1 मार्क्स। तो पहला है कि प्रजातियों के लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजना एवं प्रबंधन बनाना चाहिए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए, यानी कि हमें जो है वो वन्य प्रजातियों के बारे में, उनकी जो खाद्यान्न की किस्में हैं, वो चारे संबंधी पौधे हैं, उनकी जो पशुधन है, जंतु है, वन्य प्रजातियां, उन सभी को हमें संरक्षित करना होगा। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करना, उनकी सुरक्षा को चिन्हित करना होगा, अर्थात प्रत्येक देश जो है वो वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करे और उनकी सुरक्षा करे। तो ये हो गया आपका स्रोत आधारित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन।
स्रोत आधारित प्रश्न एक बार आप दोबारा से देख लिए, जैव विविधता के बारे में है, 3 मार्क्स का है ये, और प्रश्न जो है वो इस तरह से पूछे गए थे, आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है व्हाट इज मतलब बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, ठीक है। आंसर्स यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे इजीली पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा खंड का, इसमें जो है वो आपको 3 मार्क्स के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 प्रश्न। सबसे पहला है तड़ित झंझा व टोर्नेडो में अंतर स्पष्ट कीजिए। 1.5 = 2। एक तो आपको इसके बारे में बताना है और एक इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ये इन दोनों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए तड़ित झंझा व टोर्नेडो दोनों एक तरह से अन्य विध्वंस स्थानीय तूफान होते हैं। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, ठीक है, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं तथा अधिक आक्रामक भी होते हैं। ये तो हो गई इसकी एक भूमिका। अगर ये 5 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाए तब आप ये भूमिका लिखेंगे, हालांकि लिखनी नहीं है आपको, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछा जाए तो। अगर आपको 3 मार्क्स में पूछा जाए तो देखिए तड़ित झंझा के मैंने 4 पॉइंट बता रखे हैं, टोर्नेडो का आपके 3 पॉइंट बता रहे हैं, यही आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो तड़ित झंझा उष्ण आदि दिनों में प्रबल संवहन के कारण ये उत्पन्न होते हैं। एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ होते हैं जो गरज व बिजली को उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां तापमान 0 से कम रहता है तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर तड़ित झंझा धूल भरी आंधियों को लाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तड़ित झंझा जो है वो एक तरह से मेघ से संबंधित है, यानी कि मेघ यानी वर्षा से संबंधित है, ठीक है। कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ बिजली उत्पन्न करते हैं, तूफान लाते हैं, ओलावृष्टि होती है, ये सारी चीजें इसमें आपको समझ में आई। टोर्नेडो की अगर हम बात कर लें तो टोर्नेडो में देखिए क्या चीज है कि भयानक तड़ित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। अर्थात देखिए क्या होता है कि तड़ित झंझा में धूल भरी आंधियां आती हैं छोटी मोटी, लेकिन जो टोर्नेडो होता है इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब भयानक आंधियां आती है तड़ित झंझा में, धूल भरी आंधियां, तो ये आक्रामक रूप लेती हैं और खास करके हाथी की सूंड की तरह, तब हम इसे टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो के केंद्र में अत्यंत कम वायु दाब होता है और यह व्यापक रूप से भयंकर तथा विनाशकारी होता है। इसी परिघटना को हम टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होता है। समुद्र पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। समुद्र पर टोर्नेडो को क्या कहते हैं? जल स्तंभ। तो आपको बच्चों समझ में आ गया कि तड़ित झंझा क्या है और टोर्नेडो क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो आपका एक अथवा दिया हुआ है। अथवा में प्रश्न पूछा गया है, ये आपका अथवा है कि बादलों के कोई 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब इसके उत्तर की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 नहीं बल्कि मैंने 4 लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ सकें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वर्षा मेघ, यानी कि वर्षा से संबंधित होगा। तो वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य के किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी ये बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ यानी कि जो ऐसा लगता है कि धरती के काफी समीप होते हैं, गहरे काले स्लेटी रंग के होते हैं, ठीक है। कपासी मेघ, इनका निर्माण 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, जो कि रुई के समान दिखते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर यहाँ बिखरे होना चाहिए, बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। पक्षाव मेघ, इनका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो कि पंख के समान प्रतीत होते हैं और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो वर्षा मेघ गहरे स्लेटी रंग के हैं, ठीक है, और कपासी मेघ चपटे आधार के हैं। पक्षाव मेघ हमेशा सफेद रंग के होते हैं। और सबसे लास्ट है स्तरी मेघ। ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग में, अगर बात करें कि सबसे अधिक मेघ कौन से हैं तो वो होते हैं स्तरी मेघ। सामान्यता या तो ऊष्मा के ह्रास की वजह से या फिर अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने की वजह से ये जो स्तरी मेघ होते हैं इनका निर्माण होता है। तो मेघ के जो प्रकार हैं, ठीक है, बादलों के जो प्रकार हैं कोई 3, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखिए एक सेकेंड, हाँ, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है तो देखते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक या मानवीय कारणों से मृदा के आवरण का, यानी कि मृदा का जो वातावरण है, मृदा का जो अस्तित्व है, उसका नष्ट होना ही मृदा अपरदन
कहलाता है। मानवीय कारणों की वजह से या फिर प्राकृतिक कारणों की वजह से मृदा का आवरण, उसका अस्तित्व खत्म होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब देखिए अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, यानी कि अपरदन होता क्यों है। तो अपरदन के लिए उत्तरदायी कारक सबसे पहला वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई, अति सिंचाई, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरक जो है उसका अधिक उपयोग करना, मानव के द्वारा निर्माण कार्य एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अनियंत्रित चराई। तो अपरदन के लिए, मृदा के अपरदन के लिए ये कुछ जो कारण है, वनोन्मूलन, अति सिंचाई, रासायनिक उर्वरक का अधिक उपयोग, मानव के द्वारा निर्माण कार्य, दोषपूर्ण कृषि पद्धति और अनियंत्रित चराई। अब है मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। तो इसको रोका भी जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? वृक्षारोपण को आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, अति चराई पर नियंत्रण कीजिए, आप चराई जो है वो अधिक मत कीजिए, सिंचाई जो है वो अपनी एक सीमित कर लीजिए कि मुझे इस फसल के लिए इतनी सिंचाई करनी है, रासायनिक उर्वरकों का उचित उपयोग कीजिए, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं, आप एक वैज्ञानिक कृषि पद्धति जो है वो उसका उपयोग कीजिए, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और आपकी भूमि के लिए भी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं बच्चों आपका खंड घ यानी कि सेक्शन नंबर 4 है। यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के जो है वो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है अपसौर तथा उपसौर में अंतर क्या है, तो 2 मार्क्स का तो आपका ये हो गया। तापमान को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए, तो 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। अब हम देख लेते हैं उपसौर अपसौर में अंतर क्या है एवं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले देखेंगे अपसौर और उपसौर। तो सबसे पहला है उपसौर। उपसौर का अर्थ क्या है? उपसौर का अर्थ यह है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण, नहीं, देखिए उपसौर को आप बच्चों इस तरह से समझ सकते हैं, जब पृथ्वी के पास, ठीक है, पृथ्वी जो है जब सूर्य के पास होती है तो उपसौर होता है, और अपसौर जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से काफी दूर होती है। ठीक है, तो अब इसकी एक परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा यह है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण पृथ्वी के द्वारा वार्षिक तापांतर 3 जनवरी को 4 जुलाई से ज्यादा होता है। उपसौर क्या होता है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से 15 करोड़ 20 किलोमीटर दूर होती है, इसीलिए इसे अपसौर कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, एक मिनट में रेड मार्क से मार्क करूं, ये वाला जो पॉइंट है ये आप एक अलग से इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने हालांकि उसी पॉइंट में ऐड कर दिया है, आप चाहे तो इसको अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हैं, आपको 3 बताने हैं। सबसे पहला है बच्चों अक्षांश। किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर, यानी कि वो सूर्य से कितना ऊर्जा जो प्राप्त करता है इस पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। अक्षांश में भिन्नता पाई जाती है सूर्य ताप की, जैसे कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक होता है, यानी कि ये जो है वो सी है, समुद्र है, तो इसके आसपास का जो एरिया होगा, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर तापमान अधिक होगा। और जो स्थल वाला जो एरिया है इसका तापमान क्या होगा, इसका तापमान कम होगा। तो अक्षांश कहीं ना कहीं मैटर करता है तापमान को प्रभावित करने के लिए। सेकंड है उत्तुंगता या फिर ऊंचाई। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान के घटने की दर को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। यह दर 100 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान जो है घटने लगता है। कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है समुद्र से दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र जो है वो धीरे धीरे गर्म भी होता है, धीरे धीरे ठंडा भी होता है, इसीलिए समुद्र के निकट के स्थित जो क्षेत्र है वहां पर समुद्र एवं स्थल समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, यानी कि समुद्र के आसपास का जो एरिया है उसका समुद्र पर एवं स्थल पर काफी सामान्य प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है महासागरीय धाराएं, वायु राशि, वायु सहित। कोष्ण वायु संहिताओं से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं जो शीत वायु संहिताएं से, देखिए कोष्ण वायु यानी कि जो गर्म वायु है, तो गर्म वायु से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान हमेशा अधिक ही होगा, और जो ठंडी वायु है यानी कि शीत वायु संहिताएं हैं इससे प्रभावित होने वाले तापमान जो इस क्षेत्र है उसका तापमान कम होगा। तो इसी प्रकार महासागरीय धाराओं का प्रभावी तापमान पर पड़ता है। तो बच्चों तापमान को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक थे, इनमें से आपको 3 याद करेंगे, 3 पूछे जाएंगे तो आप लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय किसान के लिए मानसून जो है व्याख्या कीजिए। यानी कि जो मानसून है वो एक तरह से भारतीय किसान के लिए एक जुआ साबित हुआ है। किस तरह से हुआ है, हमें ये पॉइंट इसमें समझाना है। तो मानसून का भारत के आर्थिक जीवन पर बहुत अधिक एवं गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे कि देखिए, कृषि की फसलें जो होती हैं, जो किसान होता है उसकी फसलें मानसून पर ही निर्भर करती हैं। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या फिर नहीं। अर्थात जो जब कोई फसल वर्षा पर निर्भर होती है तो उसकी सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे की गई वर्षा सामान्य है या फिर नहीं है। भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर मानसून सही होगा तो वो एक तरह से क्या होगा, वो कृषि व्यक्ति के लिए सही है, किसान के लिए। अगर मानसून सही नहीं हुआ तो एक तरह से जुआ हो जाएगा। अर्थात अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो लाले पड़ जाएंगे खाने के उनके लिए। ठीक है। उसके बाद है, वर्षा की उच्च परिवर्तन के कारण देश के कुछ भागों में सूखे तथा अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप बना रहता है। अर्थात जब मानसून नहीं होता है तो क्या होता है कि देश के कुछ भागों में सूखा बन जाता है, और अगर मानसून अधिक होता है तो क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। भारतीय कृषि की सफलता मानसून वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। अर्थात फसल के लिए जिस समय अगर वर्षा चाहिए उस समय हो जाती है मानसून वर्षा, तो यह उसके लिए काफी अच्छा है। अगर नहीं होती तो उसके लिए काफी खराब है। तो सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव पड़ता है। अर्थात जहां पर वर्षा अनियमित है, वर्षा जो है वो कभी भी हो सकती है, अनिश्चित है, कभी भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर जो सिंचाई नहीं हो पाती है वहां पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या है उसे उत्पन्न कर देता है। अर्थात मान लीजिए कि फसल कट गई, कटने के बाद घर में आ गई, अब आपने कुछ उर्वरता के लिए उस फसल को छोड़ रखा है, उसी दौरान अगर बारिश इतनी हो जाए कि मृदा अपरदन हो जाए तो क्या होगा, इसकी ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि उसका खेत खराब हो जाएगा, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। तो कृषि की वजह से ही कहीं ना कहीं जो भारतीय किसान है इसके लिए मानसून एक तरह का जुआ है। मानसून सही समय पर होता है, सही टाइम पर होता है, सही मात्रा में होता है, तब जो है वो इसके लिए काफी सही। अगर सही नहीं होता है तो उसके लिए एक तरह से जुए की तरह ये साबित होगा। इसी में देखिए अथवा प्रश्न दिया हुआ है। अथवा प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है, और इसमें आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है, बस आपको पॉइंट याद होने चाहिए। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं? भारत के जलवायु प्रदेश, तो आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आपको हिंदी में याद हो जाएगा। AMW, लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार। इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के 7 जो राज्य हैं उनमें पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार AS, इस प्रकार की जलवायु वाले प्रदेश विस्तार कोरमंडल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु AW, तटवर्ती प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। था जो तटों के आसपास, ठीक है, ये जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है, AW पाई जाती है। और भी यहाँ पे 1-2 पॉइंट और है, यहाँ पे देखिए 8 बताए गए हैं यहाँ पे। फिर है, एक सेकेंड इसको नीचे लेके आते हैं। हाँ देखिए, अब है 4th, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। प्रायद्वीपीय के अंदर के भाग में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कुछ भागों में ये पाई जाती है। कहां पर, अर्ध शुष्क। उसके बाद है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु BWHW। अर्ध शुष्क को क्या कहते हैं, BSHW, और उष्ण को क्या कहते हैं, BWSW। इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में ही पाई जाती है। शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश CWG, भारत के उत्तरी मैदान के अधिकतर भाग में यह जलवायु पाई जाती है। 7th है ठंडी आर्द्र शीत जलवायु वाले प्रदेश जैसे कि DFS, यह जलवायु पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। लास्ट है ध्रुवीय, ठीक है, ये इस प्रकार की जलवायु कश्मीर और निकटवर्ती पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है। तो देखिए ये जो प्रश्न है, जैसे ही आपको उनके नाम याद हो जाएंगे आपको उनके क्षेत्र भी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, एंड ये जो है वो आपका 5 मार्क्स का लास्ट प्रश्न है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो आपका मैप आएगा, तो अभी हम मैप को भी करेंगे, उससे पहले हम ये कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है।
तो सामाजिक वानिकी 1 मार्क्स में है। देखिए सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों के प्रबंधन में समाज की भूमिका तय करना एवं ऊसर यानी कि जो ऐसी भूमि जहां पर कुछ होता नहीं है, उर्वरक नहीं है, उस भूमि पर वन लगाया जाना, इसे हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। अब है वन संरक्षण नीति की प्रमुख उद्देश्य, यह है आपका 4 मार्क्स में। तो अब हम इसे समझते हैं वन संरक्षण नीति के प्रमुख उद्देश्य। सबसे पहला, देश के 33% भाग पर वन लगाए जाएंगे। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक असंतुलन में क्षेत्रों में वन लगाना। देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक मूल्य का संरक्षण किया जाए। मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को, अर्थात जैसे रेत जैसा कुछ बनने लगता है, ठीक है, तो उस तरह के सूखे को रोकना एवं बाढ़ को नियंत्रण में लेके आना। निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण के द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। वनों की उत्पादकता को बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराया जाए एवं लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाए। 7th है, पेड़ लगाने को बढ़ावा दिया जाए। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए जन आंदोलन चलाए जाएं। महिलाएं भी इसमें शामिल हो ताकि वनों पर दबाव कम हो। वन और वन्यजीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। तो वन संरक्षण नीति के ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। मैंने आपको 8 बता दिए हैं। 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप कम से कम 6 लिखेंगे, ठीक है। इसमें से आप 6 को याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th, 6th, 7th एंड 8th, इसमें से आप कोई 5-6 याद कर लीजिए, आपको 4 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो आपका सेक्शन जो डी था, ठीक है, खंड जो घा था, ये आपका खत्म हो गया है। 5 मार्क्स से आपके इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलते हैं बच्चों आपके मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ। देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन आंसर है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व तथा भारत के मानचित्र का अध्ययन करें, दी गई जानकारी के आधार पर मानचित्र को भरें, अपनी उत्तर पुस्तिका में संलग्न कीजिए। अब हम देखते हैं, तो एक है कि दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान, दूसरा है अफ्रीका के मरुस्थलीय क्षेत्र और तीसरा है विश्व की एक प्लेट। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना चाहिए था इनको कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो सिर्फ नाम ही लिखना काफी, लेकिन लिखा नहीं है इन्होंने। नीचे भी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे लिखना चाहिए था उन्हें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक सबसे पहले दक्षिण भारत का घास के मैदान, तो वो है दक्षिण अमेरिका का, तो ये है पंपास। उसके बाद अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये है कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे दिया गया है। एंड एक प्लेट, ये है यूरेशियाई प्लेट। ये हो गया विश्व के संदर्भ में, ठीक है। अमेरिका का घास के मैदान, स्थल अफ्रीका का जो मरुस्थल है, और एक प्लेट, विश्व की एक प्लेट। अब भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में देखिए क्या यहाँ पे पूछा गया है, भारत के बारे में पूछा गया है, भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। तो भारत में बच्चों जो सबसे पहले मानसून आता है वो आता है केरल में। दूसरा है कोपेन के अनुसार भारत के उत्तर में, यानी कि भारत के उत्तर में इस एरिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे पाई जाती है ध्रुवीय प्रकार की। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज गलती हो गई है, गलती ये हो गई है कि भारत में सबसे पहले मानसून आता है, तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा है, 2 की बजाय यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। और कोपेन के अनुसार भारत के उत्तर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो वो ध्रुवीय है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये आपको बच्चों समझ में आ गया आपके भारत के मैप के बारे में। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। एक बार फिर से मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर है वो दोबारा से दिखा देता हूं। एंड आई होप कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरह से आने वाला है। गाइस आप हमारे जब चैनल पे आएंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। ये प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएटेड प्लेलिस्ट, जो मैं रिसेंटली क्रिएट करता हूँ, जैसे कि टर्म 2 के सैंपल पेपर के बारे में, हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी जो वीडियोस है वो चैनल पे आ चुकी हैं, ठीक है। इन सभी को आप देख लीजिएगा। अब अगर आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो पॉलिटिकल का एक्सप्लेनेशन इसमें इस प्लेलिस्ट में है, ठीक है। हिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन है वो इस प्लेलिस्ट में है, हिंदी का एक्सप्लेनेशन इसमें है, और ज्योग्राफी का आपका इसमें दिया हुआ है। और भी कुछ जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो वीडियोस है वो देखने को इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आज का वीडियो खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और ऐसे वीडियोस पा सके। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।